Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So welcome back to the next lecture of physics of light chapter. तो हमने इसमें एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंटरकनेक्टेडनेस है। एक वहाँ पे आपको काफ़ी कंसेप्ट समझने को मिलेंगे दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये जो हम जनरल साइंस है, ये असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एंड CDS ऐसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम है जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है जनरल साइंस का, उसके लिए आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो फॉर फिजिक्स एंड बायो विच वी वुड बी डूइंग इन दिस सीरीज़। सो आज का जो शुरू करते हैं हम द ह्यूमन आई से। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन आई है विच यू कैन सी। ठीक है, तो ये सामने से हम देखते तो आई हमें ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, और एक डायग्राम ये है। ठीक है, तो आई जब हम देखते हैं तो ये चीज़ जो होती है हमारी मोस्टली इंडियंस की, ये वाली चीज़ या तो ब्लैक होती है या ब्राउन होती है। दिस वन इसे बोलते हैं प्यूपिल। इसका साइज़ बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, आप इसको बढ़ते घटते एकदम देख सकते हो नेकेड आई से। ठीक है, और ये जो इसके साइड में जो ब्लू ब्लू फाइबर से दिख रहे हैं आपको, दिस थिंग, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, और ये जो वाइट पोर्शन है इसे बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, और बाकी ये है कंजेक्टिवा। ठीक है, ये सब आपको दिख ही रहा है। और यस, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्यूपिल है। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर है, और जो यहाँ पे जो फील्ड है इसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये आइरिस है। ठीक है, दिस इज़ क्रिस्टलाइन लेंस, और मतलब आई का जो हमारा लेंस है, और इसके आगे ही प्यूपिल है। यहाँ पे रेटिना है, एंड दिस इज़ ऑप्टिक नर्व विच कनेक्ट्स आई टू दी ब्रेन। ठीक है, सो अब हम सारे पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे आई के, और देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन है। तो रेटिना क्या है, वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म्ड होती है। अब हमने ये तो देख ही लिया कि एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारी लाइफ में, वो सब ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, हमारी रेटिना पे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट कोई ना कोई लाइट ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नाउ कॉर्निया क्या है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग आई अकर्स एट कॉर्निया। तो कॉर्निया वो लेयर है जहाँ पे जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आई में, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो आप ये मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप क्या करो, अपने फ़ोन की टॉर्च वो करो, ऑन करो, और उसको मतलब किसी से दूसरे पर्सन को बोलो, आपके भाई बहन को, कि आपकी आँख में डाले उसको, तो आपका साइज़ जो है प्यूपिल का वो उसको छोटा होता दिखेगा। ठीक है, और जैसे ही आप वो फ्लैश लाइट को बंद करोगे अपनी फ़ोन की, तो वो वापस से प्यूपिल अपने रेगुलर साइज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो साइज़ जो होता है प्यूपिल का वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कि कितनी लाइट चाहिए, क्योंकि प्यूपिल को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है एकदम से कमरे की, तो हमें थोड़ी देर के लिए देखने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ी देर में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि एकदम से साइज़ कम नहीं होता, फिर जैसे ही प्यूपिल का साइज़ कम होता है फिर हम देख पाते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कम ज़्यादा जब हो जाता है उसके बाद में हम देख पाते हैं, कम नहीं होता अंधेरे में, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो, ताकि मोर लाइट कैन एंटर द प्यूपिल। ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। दिस थिंग कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ना प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारा जो आई लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कौन सा लेंस रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारा जो आई लेंस है वो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसा इमेज फॉर्म करता है ना। रेटिना क्या है, रेटिना बेसिकली एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। डेलिकेट मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव टू कोई चीज़ सेंसिटिव है, इसका मतलब कोई भी स्टिमुलाई है किस तरीके का, वो उससे जल्दी रिएक्ट करेगी। ठीक है, delicate membrane having enormous number of light sensitive cells generate signals on illumination। ठीक है, वो सेल्स कौन से होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स डिसाइड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन्स डिस्टिंग्विश कलर। सो सी फॉर कलर एंड आर, ठीक है, सी फॉर कलर हो गया, तो फिर एक चीज़ ही बची इंटेंसिटी, तो वो आप रोड से याद रख सकते हो। ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं आई से ब्रेन में जाते हैं वाया ऑप्टिक नर्व विच आई हैव
shown you in diagram. This one is the optic nerve. ठीक है. Now moving ahead to next part, ciliary muscles. Ciliary muscles क्या होती है? Ciliary muscles modify curvature of eye lens. तो ये curvature है, aperture नहीं है. ठीक है, मॉडिफाई करती है आई लेंस के कर्वेचर को एंड दस कैन चेंज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. ठीक है. नाउ जब सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होती है तो लेंस बिकम्स थिन. ठीक है, एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेज. दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है. देखो कभी कभी जब आपने कभी सुई में धागा डाला होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली आप आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो. ठीक है, ऑटोमेटिकली आप आइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, वो इनवॉलेंटरली आपकी आइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब आप सुई में धागा डालते हो या कोई पास की चीज़ देखते हो. ठीक है, कोई चीज़ को पास से देखते हो. ठीक है, कोई फोटो को जूम इन करके देखते हो इस तरीके से. ठीक है, तो आपको दूर की चीज़ देखनी है. व्हेन यू हैव टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो आपकी सिलेरी मसल्स क्या रहेगी? रिलैक्स. ठीक है, आप रिलैक्स रखोगे, आप आंखों पे जोर नहीं डालोगे, रिलैक्स रखोगे. ठीक है, आप सिलेरी मसल्स को रिलैक्स रख रहे हो तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिन. ये चीज़ें याद रखनी है आपको, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. और फोकल लेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, और दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. नाउ सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा एंड फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी एंड दिस वुड इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, तो ऑल्दो ये चीज़ इसको हम एक चीज़ से समझ सकते हैं, इसको हम एक चीज़ से याद कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, ये प्लेट में आप कुछ भी समझ लो, ये केक समझ लो या कोई भी ऐसी चीज़ समझ लो जो थोड़ी सॉलिड है खाने में. ठीक है, और ऐसा फैल नहीं रही है. तो अगर ये चीज़ है, कोई चीज़ है, ठीक है, अगर इसको आप साइड में से ऐसे पकड़ते हो, ठीक है, और इसको ऐसे साइड में से ऐसे पुश करते हो तो ऑफ कोर्स क्योंकि इसका जो भी इसका मटेरियल है वो कम तो होगा नहीं, तो साइडों में से एरिया कम होगा तो ये ऊपर को उठ जाएगा. ठीक है, ऊपर को उठ जाएगा मतलब ये चीज़ थिक हो जाएगी. ठीक है, पहले जो इसकी हाइट होगी, पहले अगर इसकी हाइट इतनी है तो और इतनी हो जाएगी जब हम साइडों में से इसको ऐसा प्रेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस थिक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा. और कॉन्ट्रैक्शन हम पास की चीज़ को सुई का धागा देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करेगा. और फोकल लेंथ ये थिन हो रहा है, इन तो इंक्रीज, और थिक है तो फिर डिक्रीज. ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. एंड दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सच थिंग्स. ठीक है, और अब आ जाते हैं अकोमोडेशन पे. अकोमोडेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ. ठीक है, हमारा आई के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको एडजस्ट करने की एबिलिटी यानी कि क्षमता को बोलते हैं अकोमोडेशन. ठीक है, हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट क्या है आई का? 25 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखी जाएगी तब हमारी आई उसको डिस्टिंक्टली देख पाएगी, मतलब अच्छे से क्लियरली. फार पॉइंट है आई का इन्फिनिटी. ठीक है, एक आई को बंद करके हम देखते हैं तो हम 150 डिग्री का देख सकते हैं, मतलब व्यू कितना आएगा हमें? 150 डिग्री का. और दोनों आई से हम 180 डिग्री का व्यू देख सकते हैं. ठीक है, अब डिफेक्ट्स पे आ जाते हैं. ठीक है, डिफेक्ट्स पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले मायोपिया. ठीक है, तो मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस. ठीक है, नियर साइटेडनेस. तो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट आप दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे लेकिन आपको पास का दिखाई दे रहा है. ठीक है, फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, मतलब दूर का नहीं देख पा रहे, मतलब आपका जो फार पॉइंट है जो यूजुअली इन्फिनिटी होता है वो नियर हो गया है. ठीक है, नियर आ गया है. ठीक है, और इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. रेटिना के मतलब सामने इमेज बन रही है. इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. नाउ इसके लिए, इस मायोपिया को ठीक करने के लिए, मतलब ऐसे लोगों में कौन सा लेंस लगाया जाता है? कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर. ठीक है, और इसकी कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ. ठीक है, और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ठीक है, तो इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, ठीक है, अगर आपको पता है कन्वेक्स लेंस में हमारा जो आई का लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, मतलब कन्वेक्स लेंस जैसा काम कर रहा है.
ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल रेज आती है, लाइट रेज आती है, तो वो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे, ठीक है। तो अब जो फोकस है वो रेटिना पे नहीं है, मतलब रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, अब रेटिना के आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है, तो मतलब आपकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना, ठीक है। वो फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। मैं समझाती हूँ रफ नोटबुक पे, वेट अ मिनट, ठीक है। हमारा ये था कन्वेक्स लेंस जो था, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये सा था, इधर ये थी हमारी F1, ये था हमारा F2, मतलब ये था F1 और ये था F2, और इधर था C1 और इधर था C2। तो क्या हो रहा था कि अपनी जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी इस तरीके से, और फिर रिफ्रैक्शन के बाद में डिफ्लेक्ट होके वो फोकस पे इमेज बना रही थी इस तरीके से, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी, ठीक है। तो हमारा आई लेंस भी यही काम कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे रेटिना है, मतलब रेटिना, क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है। अब पैरेलल रेज आ रही है और रेटिना पे इमेज ना बनकर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही कहीं बन रही है, मतलब इस पॉइंट पे लगा लो, तो मतलब फोकल लेंथ अब यहाँ आ गई है, क्योंकि लाइट रेज तो क्या कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है, तो इमेज तो फोकल लेंथ पे बनेगी। तो मतलब फोकल लेंथ अब हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। और इसमें आप इसे देख सकते हो कि अगर देखो, एक तो ये लेंस है, ठीक है, छोड़ो उसको। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। और शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको याद कैसे होगा कि माइपिया मतलब मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि माइपिया मतलब योर बिलवड, ही और शी इज़ अलाउड टू कम नियर यू, ठीक है। तो माइपिया कैन कम नियर, तो नियर से नियर साइटेडनेस, ठीक है। सो नियर साइटेडनेस तो मतलब आप पास का देख सकते हो, दूर का नहीं देख सकते, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी याद रखनी है आपको कि इस इफेक्ट को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और शॉर्टिंग ऑफ फोकल लेंथ हो जाती है, इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, एंड एक्सेसिव कर्वेचर एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। इसका सारा अपोजिट इसमें हो जाएगा, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो वी आर लाइक कि जो हाइपर लोग हैं, ठीक है, जो भी नेगेटिव माहौल बनाते हैं उनको हम बोल रहे हैं स्टे अवे, ठीक है, गो फार, ठीक है। सो हाइपर जो है, गो फार जाओ, ठीक है। तो फार साइटेडनेस मतलब यू कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट यू कैंट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब नियर पॉइंट जो है वो और दूर हो गया है, ठीक है। बिहाइंड द रेटिना इमेज बनने लगी है, यहाँ पे क्या हो रहा था, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ क्या हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पे क्या हो गया था, फोकल लेंथ छोटी हो गई थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। अब रेटिना के पीछे बन रही है इमेज, आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, और यहाँ पे आई बॉल कैसी हो गई थी, एलोंगेट हो गई थी। इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वन मोर डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स क्या होती है, जो हमारे आई के कर्वेचर को रेगुलेट करती है, जिससे हमारी फोकल लेंथ भी ठीक है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उनकी जो ये पावर है वो कम हो जाए, ठीक है, ये करने की पावर कम हो जाए, इट अराइजेज ड्यू टू जनरल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such people often require bifocal lenses. ठीक है. Now coming to another phenomena which is dispersion of light. So we all have seen this thing, rainbow. ठीक है. सो हमने सबने रेनबो देखा है. तो रेनबो किस वजह से हो रहा है? इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है. तो ये क्या है? आपका एक वाइट लाइट आ रही है और ये यहाँ पे प्रिज्म रखा है. ठीक है. प्रिज्म में जब ये पास ऑन हुई तो यहाँ पे मतलब सारी जो है रिफ्रैक्ट हो गई. ठीक है. और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखने को मिला. स्पेक्ट्रम कैसा है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. रेड हेयर इज़ विद मैक्सिमम वेवलेंथ एंड ये क्या है? वायलेट इज़ विद मिनिमम वेवलेंथ. ठीक है. और इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी, इसकी स्कैटरिंग मिनिमम होगी. ये सब आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. तो दिस बैंड ऑफ कलर्स इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम.
एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एग्जाम्पल रेनबो। ठीक है, तो एक लाइट का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे। ठीक है, रेनबो का हमें देखने को पता चल गया। ठीक है, और जो कुछ एक चीज़ें इसमें छूट रही है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये वाली लाइन भी मैं आगे आपको बताऊंगी जब आप स्कैटरिंग समझ लोगे ना, कि किस तरीके से ये कलर्स की जो स्कैटरिंग होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है, तो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, स्कैटरिंग, हाँ स्कैटरिंग आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, आप स्कैटरिंग समझ पाओगे। ठीक है, तो तब मैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगी, और इसमें जो एक आध चीज़ें रह गई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपने स्टार्स को ट्विंकल करते देखा होगा, बट एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्स अपनी पोजीशन से थोड़ी हिल रहे हैं। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। Starlight on entering Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर को लेयर्स में बांटें तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो रेयरर है, और नीचे नीचे जैसे जैसे हम आएंगे तो लेयर्स क्या होती जाएंगी, डेंसर होती जाएंगी। तो रेयरर से डेंसर में अगर जा रही है लाइट रेज, ठीक है, या डेंसर से रेयरर में भी जा रही है, तो ऑफकोर्स डिफ्लेक्शन तो होएगा ही। ठीक है, वो लाइट रेज की जो डायरेक्शन है, स्पीड है, वो चेंज होती रहेगी, और उसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। आई विल शो यू डायग्राम में। ठीक है, सो स्टारलाइट ऑन एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ atmosphere bends starlight towards the normal, and as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly with मतलब हर लेयर के साथ में वो वेरी करता रहता है, तो apparent position of star fluctuate। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसमें आ जाओ। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें आपको समझ आएगा। तो ऊपर क्या है, मान लो ये स्पेस है, ठीक है, और इधर अर्थ एटमॉस्फेयर है, तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये और भी डेंसर है। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन है स्टार की, यहाँ पे है स्टार। ठीक है, इधर से लाइट आई, ठीक है, और अभी इसको ऐसे सीधा चले जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयरर से डेंसर में गया तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होगी, फिर दोबारा से एक और डेंसर लेयर आई, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, मतलब ये डॉटेड लाइन से, फिर ये डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये व्यक्ति, ये आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? ठीक है, वेट अ मिनट, आपको क्या लगेगा? ठीक है, एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? यहाँ से, बट आप तो ये जो लास्ट रे आपके पास पहुँची है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको ऐसे देखोगे कि ये जो रे है ये कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये जो आपको इसकी ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये पोजीशन आपको लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन है ना, ये चेंज होती रहेगी, तो इसलिए आपको लगेगा कि स्टार क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि इतना दूर है, तो ये पोजीशंस, मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, बट उसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, सो ये समझ आ गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो इतना दूर से ट्रेवल करके आ रही है, तो जो मीडियम है क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो लाइट रेज है वो उस लाइट की वेरी करती रहती है, एंड देन जब वो ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है तो उसको लगता है कि वो कहीं और से ही आ रही है। ठीक है, इधर से आ रही है, इस वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। ठीक है, ना वो ये तो पोर्शन है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का। ठीक है, तो स्कैटरिंग में क्या होता है, पहले एक मिनट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने कभी देखा है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, या ट्रैफिक लाइट्स, या फिर कभी भी कुछ भी, जैसा किसी शॉप के ऊपर बैनर लगा होता है शॉप के नेम का, ठीक है, जिस एलईडी लाइट से, वो भी हमेशा रेड होती है, या मतलब रेड कलर हम पहन लेते हैं तो एकदम से अलग ही चमकते हैं। वो क्यों चमकते हैं? ठीक है, क्योंकि रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। मतलब ये कुछ कलर होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते करते, मतलब एक डिस्टेंस पे आप देखोगे तो वो फीके पड़ जाएंगे, बट रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो आप 200 मीटर दूर भी आ रहे हो ना, तो चमक जाओगे कि हाँ रेड
कपड़ों में कोई आ रहा है या कोई आ रही है, ठीक है। तो वो रेड कलर की खास बात है, ठीक है। तो जब भी रेड कलर पहनते हैं तो वो एक्स्ट्रा टेंशन मिल जाती है, क्योंकि सबकी आंखों में लगता है वो जा जा के कि इसने रेड कलर पहना हुआ है, ठीक है। तो रेड कलर ये स्कैटरिंग की वजह से जो नेचर में हम जो फिनोमिनाज देखते हैं, जैसे कि शाम को और सुबह के टाइम हमें जो सन का कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। सनसेट तो सबने देखी है, ठीक है। तो वो ऑरेंज होता है, बट अगर हम दोपहर में देखें नून के टाइम पे, उस टाइम पे बिल्कुल वाइट कलर का होता है सन, ठीक है। येलो भी नहीं होता, वाइट होता है प्रॉपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो कलर्स है ये वाइट लाइट के ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि नून के टाइम पे सन एकदम ओवरहेड होता है और उसको बहुत कम डिस्टेंस, मतलब लाइट को कंपैरेटिवली, ठीक है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। दिन रात क्यों होते हैं, ठीक है, हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट भी तो कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, साथ साथ में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हम अर्थ जो है एकदम ऐसा होगी कि सन एकदम अगर हमारी पोजीशन ये है अर्थ पे, यहाँ पे हम है, तो एकदम सन एकदम ओवरहेड होगा, तो जो लाइट रेज सन से आ रही है उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो सारे के सारे कलर्स हैं उनकी स्कैटरिंग होगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। बट सनसेट के टाइम पे या फिर सनराइज़ के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि अभी सनराइज़ हुआ है, मतलब हमने हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आए हैं सन के, ठीक है। अभी हम घूमे हुए हैं थोड़ा, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा लाइट रेज को, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सन जो होता है जो लाइट रेज होती है, ठीक है, उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है, जिस वजह से और सारे कलर्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं। एक ही कलर बचता है, वो बचता है रेड, क्योंकि रेड की जो होती है मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इस वजह से इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो मिनिमम होती है। रेड कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए हमें जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो ऑरेंज या रेड देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी सारे कलर्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। वही नून के टाइम पे क्योंकि कोई भी कलर स्कैटर नहीं हुआ है, तो हमें पूरी एज अ वाइट लाइट के फॉर्म में दिखती है। ये जो है ना, ये मैंने एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट का बना रखा है, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है एंड 2 मिनट बाद में सनसेट होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो आ तो यहाँ से रही है, बट इवेंचुअली इसको जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये इस डायग्राम के थ्रू ही होगा, मतलब जैसा ये डायग्राम है ऐसा ही, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एडवांस सनराइज तो और डिलेड सनसेट, तो आपको एप्लीकेशन पूछेंगे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ये किस वजह से होता है, तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस लिए होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि और कोई लाइट बची नहीं, स्कैटर हो गई बाकी सारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में की वजह से और क्या क्या होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर इतना ज़्यादा स्कैटर हो गया है एटमॉस्फेयर में, तो हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इस वजह से जो हमें सी होते हैं, सी भी हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर का, ठीक है। मतलब पानी का कलर तो वैसे तो नॉर्मली कोई कलरलेस होता है, ठीक है। अगर हम घर में पानी लें ऐसा ऐसे करके पानी लें तो वो हमें कलरलेस लगता है, ठीक है। बट सी का जो है वो हमें क्यों लगता है ब्लू कलर का, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से लगता है, ठीक है। और ये तो हमने कर ही लिया, रेडनिंग ऑफ सन एट द सनराइज एंड द सनसेट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट करते हैं, तो कभी आपने ऐसा देखा होगा सर्दियों में जब हम खिड़की दरवाजे नहीं खोलते, ठंड आने का चांस रहता है, तो जो रोशनदान होता है उसमें से क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, कभी कभार धूप निकल गई तो एक बीम ऑफ लाइट आ रही होती है, उससे आपको पता लगता है कि हाँ बाहर सूरज निकल गया, ठीक है। तो वो रोशनदान में से जो बीम आ रही होती है ना, वो बीम जैसे जैसे, मतलब जैसे टॉर्च की लाइट हम फेंकते हैं ना, और फिर एक पूरा ऐसा पाइप की फॉर्म में जो लाइट हमें दिखाई देती है, वो बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके बीच में आपको पार्टिकल्स भी दिखेंगे जो आपको वैसे नहीं दिख रहे थे, बट क्योंकि उनके ऊपर लाइट गिरी है, तो लाइट से जब वो टकराए हैं उस वजह से आपको क्या वो पार्टिकल्स जो वैसे नहीं दिखते आपको बट अब दिख रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप धूप के अंदर, मतलब थोड़ा सा धूप के अंदर नहीं, मतलब अगर आप किसी रूम में धूप आ रही है और आप वहाँ पे झाड़ू निकाल रहे हो, तो आप जहाँ जहाँ पे वो धूप आएगी वहाँ वहाँ पे आपको वो कचरे के जो पार्टिकल्स है वो ऐसा उड़ते दिखेंगे,
ठीक है, उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें इज़ अ हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो पाथ क्या हो जाता है, जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल हो जाता है हमें। ठीक है, बट यूजुअली वैसे वो हमें पाथ नहीं दिखता। ठीक है, तो मतलब हमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखते, बट क्योंकि वो पार्टिकल्स है तो जब लाइट उनसे टकराती है तो वो पाथ बिकम्स विजिबल। ठीक है, सो अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ ब्लू कलर ऑफ स्काई तो हमने देख ही लिया कि व्हेन सनलाइट passes through the atmosphere, the fine particles in air scattered blue color because it has shorter wavelength more strongly than the red color, and scattering की वजह से हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। कलर ऑफ द सन एट द सनराइज, ये हमने देख लिया कि लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, नियर द हॉरिजोन passes through thicker layer of air and larger distance on the earth atmosphere before reaching our eyes। ठीक है, सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू और वाइट लाइट आर स्कैटर्ड। ठीक है, क्योंकि नून में शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और सनसेट और सनराइज के टाइम पर लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, उस वजह से हमें रेड दिखाई देता है और नून के टाइम पे वाइट दिखाई देता है। नाउ हाँ, तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि सन से जो एक लाइट जो है वो 8 मिनट एंड 19 सेकेंड्स लेती है टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। ठीक है, और द राइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक 1.28 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। शेडो क्या होता है, शेडो होता है जब लाइट के पाथ में कोई लाइट का जो रास्ता है उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब जो अपने थ्रू लाइट को पास ना होने दे, तो फिर उस ओपेक ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, शेडो इज फॉर्म्ड। उम्बरा क्या होता है, उम्बरा द रीजन इन विच नो लाइट रीचेस, एंड ये जो भी है ये पिनम्बरा द रीजन इन विच पार्शियल लाइट रीचेस। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, दिस वी हैव सीन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू वेवलेंथ। ठीक है, सो शॉर्टर द वेवलेंथ लेस इट रिफ्रैक्ट, दैट इज वाई वायलेट लाइट having shortest wavelength will appear less raised and red color will appear most raised। ठीक है, आपने कभी देखा हो, मतलब ये फिनोमिना होता है, जैसे आपने कभी पानी की टंकी में देखा हो तो वहाँ पे मतलब उसके अंदर कुछ अगर पड़ा है, ठीक है, कुछ भी पड़ा है पानी के अंदर, तो वो आपको ऐसा लगता है कि कम डिस्टेंस पे है, बट जब आप हाथ डालते हो पानी में उस चीज़ को निकालने के लिए तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उस चीज़ को निकालने के लिए, तो चीज़ें जो है पानी में उठी हुई दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो उठी हुई दिखाई क्यों देती है, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ छोटी होगी वो रिफ्रैक्ट कम होएगा। ठीक है, वो कम रिफ्रैक्ट होएगा। shorter the wavelength less it refract, that is why violet light having shortest wavelength will appear less raised। मतलब वही, मतलब एक वायलेट कलर की कोई चीज़ पड़ी है, एक रेड कलर की चीज़ पड़ी है, तो रेड कलर की चीज़ ज़्यादा उठी हुई दिखाई देगी आपको। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, और वेवलेंथ जो है वो तो ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी और सबसे ज़्यादा मोस्ट रेज्ड आपको दिखाई देगी। तो आपको सिर्फ वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन में जो ये रिलेशन है आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको देख रहे हो, मतलब ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर आप रिफ्रैक्शन कर गए, क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप कोई चैप्टर करो, ठीक है, तो PYQs तो ऑफकोर्स कर रही हैं, जब आप एक बार चैप्टर कर लो तो PYQs भी आपको जो भी आपने जो भी ऐप ले रखा हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया जो भी, उस पर आपको टेस्ट देनी चाहिए और PYQs पे नज़र रखनी चाहिए। उससे हमें एक अप्रोच पता चलती है कि हमको कितना पढ़ना है और कितने डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQs वाले टॉपिक, आप सिर्फ टॉपिक भी वही करो। ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर करो तो उसको फुल फ्लेज A to Z करो। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने ना मतलब कार्टून्स में देखा है, स्पेशली। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कभी कभी वो
रेगिस्तान में मतलब डेजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद में उन्हें क्या होता है, उन्हें दूर एक तालाब दिखाई देता है पानी का, जहाँ पे एक कोकोनट ट्री लगा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे उन्हें एक पानी का तालाब दिखाई देता है और फिर वो भागते हैं कि भाई पानी दिख गया, पानी दिख गया। और जैसे ही वो जंप करते हैं, क्योंकि कार्टून्स में तो ऐसे होता है, वो जंप करते हैं सीधा उसके अंदर कि मैं तो इसमें डूब ही जाऊंगा पूल में, ठीक है। और वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ये थकान की वजह से और पानी ना मिलने की वजह से उनका थोड़ा मतलब दिमाग हिल गया है, इसलिए उनको दिखने लगी है चीज़ें खुद से, ठीक है। बट ये एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो आपके साथ में एक्चुअल में ऐसा होगा कि आपको दूर ऐसा दिखेगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी पानी का तालाब नहीं है। तो वो क्यों होता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो उसे बोलते हैं मिराज बेसिकली, ठीक है। क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को, क्या बोलते हैं मिराज। तो इसके लिए हमें एक फिनोमिना समझना पड़ेगा, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेम फिनोमिना जो है ये काम करता है डायमंड के केस में। डायमंड इतना चमकता हुआ हमें जो दिखाई देता है, ठीक है, वो इसी वजह से दिखाई देता है। तो हम इसको समझते हैं हॉट समर डेज में लेयर्स, ठीक है। तो हाँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इन हॉट समर डेज लेयर्स ऑफ एयर क्लोजर टू द सरफेस आर हॉटर देन द एयर अबव, ठीक है। सो हॉट एयर इज रेयरर देन द कोल्ड एयर, ठीक है। सो आपने ये तो सुना ही होगा पराली जलाने का, पराली जलने का ये इशू जो है दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कि पराली जल रही है और दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है और वही दिवाली भी है। तो ये इतना मतलब उसी टाइम पे इस चीज़ का इतना मुद्दा क्यों बनता है, क्योंकि नवंबर का टाइम अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ठंड होती है तो इस वजह से जो लेयर्स होती है वो डेंसर हो जाती है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है ना वो ह्यूमन रेंज में ही रहता है, ठीक है। हमारी जो हम जिस रेंज में रहते हैं हमारी मतलब विसिनिटी में ही रहेगी वो पोल्यूशन की रेंजेस, ठीक है। लेकिन जब अगर हॉट हॉट जैसे गर्मियों में पोल्यूशन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे होगा वो कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से इट रीचेज टू हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। बट सर्दियों में अगर आप पोल्यूशन करते हैं जैसे दिवाली के टाइम पे, उसी टाइम पे पराली जलाई जाती है, तो उस टाइम पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे मतलब उस टाइम पे थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठीक है। और फिर उस वजह से वो जो लेयर्स है पोल्यूशन के लेयर्स, वो हमारी लेयर्स एयर की जो लेयर्स होती है वो डेंस हो जाती है, ठीक है। पोल्यूशन की लेयर्स हमारी विसिनिटी में रहती है एंड देन इट बिकम्स मोर डेंजरस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली होगी, अगर हॉट एयर है तो हॉट एयर रेयरर होती है, ठीक है। जबकि जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर वो क्या होती है, डेंसर होती है। क्या होती है, डेंसर होती है। तो हॉट समर डेज में क्या होता है, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत ही मुझे लग रहा है कि अगर आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट में आपने ये पढ़ा होगा कि जो सनलाइट आती है, ठीक है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की फॉर्म में आती है, ठीक है। वो अर्थ पे आती है, ठीक है, कुछ एक एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन अर्थ रिफ्लेक्ट मतलब बाकी चीज़ों को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हीट, ठीक है। तो हॉट समर डेज में क्या होता है, लेयर्स ऑफ एयर क्लोजर टू द सरफेस आर हॉटर देन द एयर अबव, ठीक है। तो हॉटर एयर होती है मतलब सरफेस पे, ठीक है। तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, डेंसर, और नीचे का रेयरर एंड रेयरर, ठीक है। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन है, ठीक है, कि जो लाइट रेज है वो डेंसर से रेयरर में मूव करती होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़े, पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा दूँ और हम बाकी चीज़ें कर लें, और फिर हम शुरुआत से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सब कुछ भूल के इस डायग्राम पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो लाइट है वो चली है, लाइट ऐसे गई है और यहाँ पे दोनों मीडियाज के इंटरफेस पे ये रिफ्रैक्ट हुई है और इस तरीके से गई है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये θ1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और θ2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल है, ये तक तो समझ आया आपको। अब ये ऐसे चली है लाइट हमारी और ये दोनों मीडियाज के इंटरफेस पे आके ये जो इंटरफेस है वहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो अब इसने जो एंगल बनाया है ये बनाया है 90 डिग्री का एंगल। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल,
ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है। अब हमारी लाइट तीसरे केस में चली है और अब ये जो दोनों मीडियाज के इंटरफेस पे आके ये रिफ्रैक्ट नहीं हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई है वापस से सेम मीडियम में। ठीक है, क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है वापस से सेम मीडियम में, तो इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि वापस से रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, समझ लिया हमने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है? इफ लाइट इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होना चाहिए। Then the light incident on the boundary is reflected back in the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. As total light energy is reflected, no part is absorbed or transmitted. ठीक है, ठीक है। टोटल इंटरनल एप्लीकेशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो बाहर नहीं आ पा रही है, इसीलिए डायमंड की कटिंग की जाती है प्रॉपर शेप में। ठीक है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इतना शाइन करते हुए दिखाई देता हमें मिराज। ठीक है, ये जो फिनोमिना था, ये जो ट्री आपको दिखा था, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। ठीक है। लूमिंग ऑब्जेक्ट अपीयर्स हैंगिंग, शाइनिंग ऑफ एयर बबल, रोड अपीयर्स वेट एंड शाइनी। हॉट समर डेज में आप कभी कार ड्राइव की हो आपने, बहुत हॉट एरियाज में समर डेज में, तो आपको दूर की रोड है वो गीली दिखाई देती है, बट जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो नॉर्मल है। ठीक है, कुछ गीला नहीं है। ठीक है, तो वो सब ये सब फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस है। आपको ऑफकोर्स एप्लीकेशंस याद रखनी है क्योंकि एप्लीकेशंस पेज ही क्वेश्चन आते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसे बोलते हैं मिराज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? डेंसर से रेयरर में आई। ठीक है, और ठीक है, तो इट इज़ मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट होती गई, ऐसे आई। ठीक है, और डिफ्लेक्ट होती गई हर लेयर के साथ में, और फिर ये जो लास्ट डिफ्लेक्शन है यहाँ से, इसको ये जो ऑब्जर्वर है इसको लगेगा कि ये इधर से आ रही है। ठीक है, इधर से आ रही है, तो ये कब शेडो कब बनती है किसी चीज़ की? ठीक है, जब पानी हो, उसमें पानी में ही उस चीज़ की रिफ्लेक्शन शेडो बनती है। ठीक है, तो उसको ऐसे लगता है कि उधर पानी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिराज। क्या होता है? इसको मिराज। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या है एप्लीकेशंस? मिराज है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, दिस ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स हैंगिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अपीयर्स हैंगिंग हो रहा है। ठीक है, वेट रोड्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, मेले में भी आपने कभी ऑप्टिकल फाइबर्स देखे हो तो वो तार सी होती है एंड वो मतलब लाइट सी जलती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है। पहली क्या कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में मतलब लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती होनी चाहिए। और दूसरी क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, बट उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस वॉज इट विद द लाइट चैप्टर। ठीक है, हमने स्कैटरिंग करा, डिस्पर्जन करा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा। ठीक है, और यस आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये लेक्चर्स पसंद आए तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आई वुड एडवाइस यू, अगर आपके पास ल्यूसेंट है, ठीक है, अगर है आपके पास ल्यूसेंट, तो एक बार आप ल्यूसेंट की रीडिंग भी कर लेना। ठीक है, सो दैट कि आपकी जो बची कुची मतलब वो है कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ठीक है, कुछ एक चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट आई वुड एडवाइस यू कि ल्यूसेंट अगर आपके पास है तो मैं जो करवा रही हूँ उनके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आप ल्यूसेंट में से रीड कर लेना। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हैं, और जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं अब उनका क्या कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी ही।
बाकी यस, दिस वॉज इट। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।